खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। जहां मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, राज्य में इंदौर और भोपाल रेड जोन में बन गए हैं। देश के सर्वाधिक प्रभावित जिलों में शामिल इंदौर में हालत दिन पर दिन बिगड़ रहे हैं। यहां अब तक 60 लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं इंदौर में 1207 मामले और 60 की मौत हुई है, जबकि भोपाल में 415 मामले और 13 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं अगर उज्जैन की हम बात करें तो उज्जैन में संक्रमितों की संख्या 109 पहुंच गई है और 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको हम ये भी बता दें कि कर्फ्यू के बाद भी इंदौर में हालात बदतर, कोरोना से मरने की संख्या 60 पहुंच गई है। राज्य में 2135 मामले सामने आए हैं और अब तक 108 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कोरोना की वजह से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ये संख्या बढ़कर 2135 हो गई है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और भोपाल की अगर हम बात करें तो यहां पर भी आंकड़ा डेली बढ़ रहा है। इंदौर में हालत दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। शरद व्यास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शरद, फिलहाल जिस तरीके से देखा जा रहा है, लगातार आंकड़े दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। इंदौर में जैसा कि आपने कहा ही था कि सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। भोपाल के हम आंकड़े पहुंचा रहे हैं हमारे दर्शकों तक। इन सब के बीच आज मुख्यमंत्रियों से जो बातचीत होने वाली है प्रधानमंत्री की, वो कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाली है। कुछ ऐसे अहम बिंदु आप हमें बताएं जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री चर्चा कर सकते हैं पीएम मोदी से। देखिए, मध्य प्रदेश बाकी राज्यों की तुलना में अभी ठीक स्थिति में है। 2135 मरीज अब तक कोरोना के हैं और इंदौर में सबसे ज्यादा 1207, भोपाल में 415, उज्जैन में 109 और क्रमशः अन्य जिलों में इक्के दुक्के मरीज है। जबलपुर और खरगोन की बात करें तो यहाँ मरीजों की संख्या में एकाएक इजाफा हुआ है और मरने वालों की आंकड़ा भी देखें तो 108 हो चुका है। इंदौर में 60 हो चुका है, भोपाल में 13 लोग मर चुके हैं, उज्जैन में 17 लोग मर चुके हैं, खरगोन में 6 लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये पूरा आंकड़ा अभी भी मोटे मोटे तौर पर है। अब इसके ऊपर सबसे बड़ी चुनौती है शिवराज सिंह चौहान के सामने कि किस तरह से मध्य प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाए और किस तरह से लॉकडाउन को ओपन करने का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि जिस तरह के 4 से 5 राज्य जो जिले बने हुए हैं मध्य प्रदेश के, वो सबसे ज्यादा रेड जोन में है और यही सबसे प्रमुख जिले हैं जो मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति हो, राजनीतिक स्थिति हो या फिर अन्य स्थितियों को पूरी तरह से सुचारू करते हैं। तो इसीलिए आज मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री से चर्चा करेंगे तो मध्य प्रदेश की सबसे पहले वर्तमान स्थिति से अवगत कराएंगे कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है और मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति को किस तरह से और बेहतर किया जा सकता है आने वाले समय में, वो एक पूरी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि आर्थिक गतिविधियों को संचालन के लिए वो अपना पूरा रोड मैप बताएंगे कि किस तरह से वो वर्तमान में आर्थिक गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। छोटी छोटी दुकानों को किस तरह से शुरुआत कर रहे हैं, बड़े उद्योगों को किस तरह से शुरुआत करें, क्योंकि अभी लगभग 115 के आसपास उद्योगों को उन्होंने अनुमति दे दी जिससे आर्थिक गतिविधियां कुछ शुरू हुई है। छोटी दुकानदारों को भी मौका दिया गया जो ग्रीन जोन में उपलब्ध है उन सभी को कि वो अपनी दुकानें खोले, लेकिन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपनी दुकान खोल के अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो एक तरह से मुख्य संचालन यहाँ पर गतिविधियों का शुरू हो चुका है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यह भी है कि इंदौर एक ऐसा शहर है जो आर्थिक राजधानी कहा जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है या राजस्व जो है वो इंदौर से ज्यादा पहुंचता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बिजनेस अब पूरा इंदौर का कहा जाता है। आईटी सेंटर की बात करो, एजुकेशन की बात करो, हेल्थ हब की बात करो, सभी दृष्टिकोण से इंदौर से सबसे ज्यादा रेवेन्यू मध्य प्रदेश को मिलता है। तो इसीलिए इंदौर एक सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश के लिए बनी हुई है। तो ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में यानी कि 3 तारीख के बाद तकरीबन 8 से 9 दिनों के लिए और लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है मध्य प्रदेश में। इस बात की पूर्ण रूप से स्थिति नजर आ रही है कि मध्य प्रदेश के कुछ जिले में लगातार जो संक्रमण फैल रहा है उससे निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें कुछ जगहों को जरूर छूट दी जा सकती है। तो ये पूरा रोड मैप अभी मोटे मोटे फौरे तौर पर यदि हम समझने की कोशिश करें तो यही रोड मैप है कि आने वाले 3 मई को किसी प्रकार की भी कोई
छूट ऐसी मध्य प्रदेश को विशेष छूट मिलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जिस तरह से पब्लिक स्प्रेड ये कोरोना हो रहा है तो इसको रोका जाए, और इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं लॉकडाउन की जो सीमा है उसको थोड़ा और बढ़ाना होगा, ताकि चिकित्सकीय व्यवस्थाओं को और सुचारू कर सके, और जो पेंडिंग सैंपल्स है उनको पूरा करने के बाद ही उन मरीजों को भी आइडेंटिफाई किया जा सके जो अभी तक नहीं मिल पाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं चर्चाएं हो सकती है। तो इसमें मुख्य बिंदु यही रहेगा कि लॉकडाउन को कैसे खोला जाए, उससे कैसे बाहर निकला जाए, क्योंकि एकदम से लॉकडाउन खोलने से भी स्थिति चरमरा सकती है। जो वायरस है लोगों तक स्प्रेड हो रहा है वो और तेजी से हो सकता है, तो लोगों की संख्या बढ़ सकती है। तो एक तो ये है, लेकिन लॉकडाउन जहां तक पूरी ये मंशा दिखाई दे रही है कि शिवराज सिंह चौहान की, कि आने वाले कुछ दिनों तक लॉकडाउन को और बढ़ाया जा सकता है मध्य प्रदेश में, क्योंकि अन्य राज्य भी इसी तरह से फेवर में है। राजस्थान की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, तो वो भी इसी फेवर में है। हालांकि छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं इससे अछूता है, तो छत्तीसगढ़ में स्थिति सामान्य नजर आएगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ज़रूरत अगर पड़ी तो लॉकडाउन बढ़ाने के लिए भी सरकार सोच सकती है। लेकिन इन सबके बीच शरद, इंदौर की स्थिति बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ा रही है सरकार की। तो क्या कहा जा सकता है, जिस तरीके से राजस्थान में भीलवाड़ा को बहुत ही ज़्यादा लॉक कर दिया गया था, वहाँ पर हर घर में जाकर स्क्रीनिंग हो रही थी लोगों की, वहाँ से केसेस अगर सामने निकल कर आते थे तो उन्हें क्वारंटीन सेंटर में भर्ती कर दिया जाता था। तो क्या ऐसा कुछ मॉडल इंदौर में भी अपनाया जा सकता है, और अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है अपनाने की? दो प्रकार की चीज है, भौगोलिक परिस्थितियां दोनों अलग है। इंदौर एक आर्थिक राजधानी है जिसकी जनसंख्या 30 लाख से ज्यादा है, और आने जाने वालों को यदि जोड़ लिया जाए तो इससे ऊपर निकल सकती है। ठीक है। दूसरी चीज, यदि हम भीलवाड़ा को समझने की कोशिश करें तो वहां पर 5 से 6 लाख लोगों की जनसंख्या है, जिसको एक तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती यही है कि लोगों को जो छुप कर बैठे, जो अपने बीमारी को या अपने वायरस जिनको में फैला हुआ है वो बता नहीं रहे, अपनी हिस्ट्री नहीं बता रहे, वो सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। चूंकि सर्वे की बात जो आपने कही है, सर्वे मध्य प्रदेश में लगातार हो रहा है। इंदौर शहर की खास तौर पर बात इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि इंदौर में सबसे ज्यादा मरीज है, और इंदौर में सर्वे का काम बहुत तेज गति से हो रहा है। लगभग 14 लाख से ज्यादा का सर्वे हो चुका है। घर घर जाकर 1800 सी टीम बनाई गई है जो अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों के घर तक जाकर पूरी डिटेल्स ले रही है। साथ ही साथ एक आरोग्य ऐप जो कि केंद्र सरकार ने जो जारी किया है उसके माध्यम से भी डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो इन सभी चीजों को यदि देखेंगे तो सभी संभव प्रयास जो है मध्य प्रदेश के तमाम अधिकारियों के द्वारा, इंदौर प्रशासनिक हल्के के द्वारा वो किए जा रहे हैं, जो कि अन्य राज्यों में हो रहे हैं, और अन्य राज्यों में और मरीजों को ज्यादा से ज्यादा आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको इस संक्रमण से बचाने के लिए जो भी संभव प्रयास होता है वो किए जा रहे हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर यही आ रही है कि लोग अपनी हिस्ट्री को छुपा रहे हैं, लोग घरों से निकल रहे हैं, और निकलने के साथ साथ उसको स्प्रेड भी हो रहा है। तो हिस्ट्री को छुपाना भी कहीं ना कहीं चुनौती बना हुआ है। इसीलिए लोगों से बार बार जागरूक करने की अपील की जा रही है कि अपने बीमारी को, यदि आपके किसी प्रकार का कोई सिम्टम पाए जाते हैं, टेलीविजन के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, पैम्पलेट्स के माध्यम से, नगर निगम की गाड़ियों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, हर तरह से कोशिश की जा रही है कि लोगों को समझाएं कि आप अपने जो संक्रमण फैल रहा है, यदि आपको कोई सिम्टम पाए जाते हैं तो बताएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनका इलाज किया जा सके। कि कोरोना ऐसी बीमारी नहीं है जो सबसे ज्यादा जिससे किसी की जान चली जाए, लेकिन कोरोना का यदि इलाज समय पर हो जाए तो ही इंसान उसको रिकवर कर सकता है, अन्यथा उसको मृत्यु का यानी कि काल का ग्रास उनने बनना बिल्कुल पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं लोगों की जागरूकता का भी विषय यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए बन रहा है। हालांकि प्रशासन को भी नए प्रयोग की यहाँ पर जरूरत है, कुछ जगह तो लोग बिल्कुल भी जागरूक नहीं है, जहां अभी ऐसा समय है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों, यही जरूरी है। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी जागरूक नहीं है, उनसे हमारी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो और अपनी बीमारी के बारे में, ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी ना संकोच महसूस करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड की संस्कृति को विश्व में मंच दिलाने वाले हरगोविंद दुनिया में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों से लेकर क्षेत्रीय मंचों पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। उनका एक पुराना हिट लोकगीत है जिसमें एक युवक अपनी मां से शादी करवाने की बात करता है। अक्सर बुंदेलखंड अंचल में शादी में ये गाना बजाया जाता है। अब हरगोविंद जी ने इसी गाने को कोरोना से जोड़ा है, जिसे इन दिनों खूब लोकप्रियता मिल रही है। आप भी सुनिए। कब कर
तो मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने एक बार फिर शिवराज सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने शिवराज सरकार पर अन्नदाताओं के साथ बुरा व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जो योजना कमलनाथ सरकार किसानों के लिए लेकर आई थी वो शिवराज सरकार बंद कर रही है। उनका कहना है कि शिवराज सरकार ये योजनाएं बंद करने का फैसला सिर्फ इसीलिए ले रही है क्योंकि इसे कमलनाथ सरकार ने लागू किया था। शिवराज सरकार गरीबों के साथ अन्याय करना बंद करे। तो जीतू पटवारी ने ये आरोप लगाए हैं मौजूदा सरकार पर और उनका ये कहना है कि जितने भी योजनाएं कमलनाथ सरकार ने लागू किए थे उन्हें बंद कराने पर तुली है शिवराज सरकार। तो लॉकडाउन के चलते इस बार अक्षय तृतीया पर होने वाले विवाह समारोह की धूम नहीं रही। लगभग सभी लोगों ने मुहूर्त को आगे बढ़ा दिया है, फिर अगले साल तक के लिए टाल दिया गया है। लेकिन मंदसौर के 2 परिवार लॉकडाउन के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शादी के बंधन में बंध गए। अक्षय तृतीया के मुहूर्त में एक दूसरे के साथ 7 वचनों में बंधने वाले अभिषेक और अमीषा है। आपको हम बता दें कि परिवार में शादी की तैयारियां बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन अचानक हुए लॉकडाउन के बीच सारी तैयारियां धरी रह गई। लेकिन दोनों परिवारों ने जिला प्रशासन की अनुमति के साथ आज अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में गठबंधन में बंध गए। दूल्हे पक्ष की ओर से 12 लोगों को शादी में शामिल होने की अनुमति मिली, जबकि दुल्हन पक्ष से 7 लोग शामिल हुए। दोनों परिवारों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूरियां बनाकर रखी। सभी लोगों ने मुंह में मास्क लगाया था। बारातियों का स्वागत भी सैनिटाइजर से किया गया। यहां तक कि दूल्हा दुल्हन भी लॉकडाउन का पालन करते नजर आए। भले ही इस विवाह समारोह में नाच गाना और धूमधाम ना रही हो, लेकिन लॉकडाउन के बीच हुई ये शादी यादगार बन गई है। जबलपुर में कंटेनमेंट क्षेत्र सराफा और विजयनगर के नजदीक अचानक संदिग्ध मरीजों की संख्या 1385 तक पहुंचने पर मरीजों को गोपाल सदन में कोरोना केयर सेंटर में रखने का निर्णय प्रशासन ने लिया था। गोपाल सदन के एक भवन को केयर सेंटर बनाया गया, लेकिन बीती शनिवार की रात से ही इस बात का विरोध सोशल मीडिया पर होने लगा। विधायक विनय सक्सेना ने रात 2 बजे फेसबुक के जरिए ही ये बता दिया कि रहवासी क्षेत्र में केयर सेंटर नहीं बनने दिया जाएगा। इसके लिए रविवार की सुबह 9 बजे विधायक सक्सेना के अलावा विधायक सुशील तिवारी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग भी इस बात का विरोध करने के लिए मौके पर पहुंचे। गोपाल सदन में कोरोना केयर सेंटर बनाने को लेकर विधायक विनय सक्सेना के अलावा क्षेत्रीय लोगों के विरोध के बाद गोपाल सदन में कोरोना केयर सेंटर बनाने का फैसला प्रशासन को वापस लेना पड़ा। सबसे पहले हमको इस महामारी से बचना था। उस महामारी से बचना तो दूर, हम पूरे कॉलोनी वासियों के साथ के सिर पे एटम बम रख दिया गया है लाकर। और हम प्रशासन से ये चेतावनी दे रहे हैं कि आप जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करके आज ही जितने मरीज आए हैं यहाँ पे उनको आप शहर के किनारे पे शिफ्ट करिए। हमारी इस बस्ती से आप अलग कर दीजिए, नहीं तो हम लोग पैदल कूच करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हुए हम लोग पैदल यहाँ से कलेक्टर निवास तक जाएंगे। इसका एक विरोध का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि ये पूरा रहवासी क्षेत्र है और इस रहवासी क्षेत्र के साथ साथ इसके चारों तरफ जो सघन बस्ती लगी है उसके कारण इस संक्रमण कभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है। क्योंकि शहर के अन्य क्षेत्रों में, बाहरी क्षेत्रों में सरकार के पास ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां पर कोविड केयर सेंटर बनाए जा सकते हैं। जबलपुर में अभी ऐसी बहुत विकराल स्थिति अभी नहीं हुई है, इसलिए शहरी क्षेत्र के अंदर ऐसा सेंटर बनाया जाना आपत्तिजनक है। तो लॉकडाउन के चलते रायसेन नगर में कल बाहर से आई पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है, जिसे देखते हुए रायसेन में अगर हम बात करें तो रायसेन के कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने 26 अप्रैल को सुबह से ही कर्फ्यू जारी कर दिए थे। भारी मात्रा में पुलिस बल के रायसेन पहुंचा और देर रात तक नगर के प्रमुख मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला गया। रायसेन नगर के कंटेनमेंट एरिया इंडियन चौराहा, नरेपुरा, तिप्पट्टा बाजार से पुराना थाना, चौपड़ा, भोपाल रोड तक
रात्रि में पुलिस वाहनों का फ्लैग मार्च भी निकाला गया। तस्वीर आपके सामने है, यहाँ पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। कंटेनमेंट एरिया में ये मार्च निकाला गया। तो देश भर में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना से लड़ने के लिए तरह तरह की तैयारियां की जा रही है। ऐसे में रायसेन के स्टील फर्नीचर का काम करने वाले एक 5वीं पास व्यक्ति ने कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए सिर्फ 3 दिनों में कोरोना सुरक्षा रूम का निर्माण किया। सुरक्षा रूम बीमारी से संक्रमित व्यक्ति के इलाज के लिए बनाया गया है। इसमें एक बेड लगाया गया है। मरीज की सुविधा के लिए कूलर, टीवी भी लगाए गए हैं। सुरक्षा कवच के रूप में रूम के चारों ओर प्लास्टिक की पन्नी का इस्तेमाल भी किया गया है, जिसे सैनिटाइज किया जा रहा है। यहाँ तक कि इसमें सायरन भी लगाया गया है ताकि मरीज को कोई परेशानी हो तो सायरन की आवाज सुनते ही डॉक्टर मरीज के पास पहुंच जाए। वहीं इस कोरोना सुरक्षा रूम की हर तरफ तारीफ हो रही है। लोग रूम को देखने के लिए पहुंच रहे हैं।